रति, तुम्हारा पार्सल आया है। पार्सल हाथ में लेकर विक्रम अंदर आते हुए बोला तो लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी रति ने कहा, हाँ उधर रख दो। लेकिन विक्रम झल्लाते हुए बोला, रति ये सब क्या है? इतना खर्चा करती हो तुम, अब क्या मंगवाया है तुमने? इतना सुनते ही रति ने कहा, अरे ये मेरा नहीं है, रश्मि भाभी को मेरी ड्रेस बहुत पसंद आई थी ना, तो वैसे ही उनके लिए भी ऑर्डर कर दी थी। और कमाती हूँ तो क्या खर्च नहीं कर सकती? अब तो विक्रम और भी गुस्से से बोला, अरे रश्मि भाभी को दिलाने के लिए तुम्हारा भाई है तो तुम क्यों खर्चा करती हो? हमारी जिंदगी अभी तो शुरू हुई है और तुम बर्बादी कर रही हो। विक्रम की बात सुनकर रति ने बौखलाकर लैपटॉप को एक तरफ रखा और गुस्से में बोली, ये बात तब क्यों नहीं कहते जब तुम्हारी बहन के लिए ऑर्डर करती हूँ? तुम्हारी मम्मी को उनके बर्थडे पर सोने की अंगूठी दी थी, तब बर्बादी याद नहीं आई तुम्हें? विक्रम भी भड़कते हुए बोला, अरे ये तुम्हारा ससुराल है, हक है तुम पर हमारा। उस घर से तुम्हारी विदाई हो चुकी है, इस घर के लिए नहीं करोगी तो किसके लिए करोगी? इस बात से तो बहस ने झगड़े का रूप ले लिया और रति फट पड़ी। इसका क्या मतलब है? अरे जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, कुछ करने के काबिल बनाया, उनके लिए कुछ करना मेरा फर्ज नहीं है क्या? विक्रम ने भी चिल्लाते हुए कहा, अरे उनका फर्ज तुम्हारा भाई पूरा करेगा, तुम नहीं। और तुम्हारी नौकरी शादी के पहले नहीं बल्कि बाद में लगी है। इस बात से रति एक पल में जैसे कोयले की तरह झुलस गई। उसकी मुट्ठियां तुरंत गुस्से से भिज गईं। वह पलटवार करने ही वाली थी कि उसका फ़ोन बज पड़ा। उसने गर्दन घुमाकर बेड पर पड़े फ़ोन की तरफ देखा तो बॉस का नाम देखकर उसने लंबी सांस ली और खुद को संभालते हुए कॉल रिसीव कर लिया। बॉस ने फ़ोन उठाते ही कहा, तुमने मीटिंग से लेफ्ट क्यों कर दिया रति? तुम्हें पता भी है कितना इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस हो रहा था? बॉस की बात सुनकर रति ने गुस्से से विक्रम की तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, सर कुछ इमरजेंसी हो गई थी, मैं फिर से ज्वाइन कर लेती हूँ। और रति फिर से लैपटॉप खोलकर मीटिंग अटेंड करने लगी। दिल में विक्रम की बातें चल रही थी मगर दिमाग को मीटिंग में लगाना ज़रूरी था। विक्रम भी उसको तिरछी निगाहों से देखते हुए अपना वॉलेट उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन ड्राइंग रूम में बैठी हुई विमला देवी ने उसको देखते ही कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि ये एक नहीं सुनेगी। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि अब इसके घर वालों का इस पर क्या हक बनता है। शादी के पहले तो नौकरी करती नहीं थी, यहाँ आकर ही तो नौकरी लगी है। विमला देवी की आवाज़ रति के कानों तक भी पहुंच रही थी और उसे वह दिन याद आ रहा था जब शादी के 1 महीने बाद ही उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। दरअसल रति एक कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। शादी के बाद ही उसने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था और उसकी नौकरी भी लग गई थी। उसकी नौकरी की खबर सुनते ही पहले तो विमला देवी का चेहरा उतर गया था और रति को बिना बधाई दिए वह अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठ गई थी। उनको नाखुश देखकर घर में तनाव पैदा हो गया था। रति समझ गई थी कि विमला देवी को उसका नौकरी करना पसंद नहीं है, बल्कि विमला देवी ने विक्रम को कमरे में बुलाकर धीरे से कह दिया, देख विक्रम, मैं तो बहू को बिल्कुल भी नौकरी करने की इजाज़त नहीं देने वाली। मुझे बहू की कमाई नहीं खानी है, बहू तो घर में काम करती हुई अच्छी लगती है। विक्रम हक्का बक्का रह गया था मगर माँ का गुस्सा देखकर चला गया। लेकिन रति ने बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन लिया था। भाभी की नौकरी की खबर सुनकर अगले दिन उनकी बेटी पूनम भाभी को बधाई देने आई, लेकिन विमला देवी के तेवर देखकर उसने कमरे में जाकर पूछा तो वह बोली, शादी को 1 महीना ठीक से भी हुआ भी नहीं है और बहू नौकरी पर जाने वाली है। अरे लोग क्या कहेंगे? अभी तो ये घर ठीक से घर भी नहीं संभालती। मैंने तो सोचा था कि बहू आएगी तो मुझे कम से कम काम से मुक्ति मिलेगी, लेकिन अब तो ये खुद ही नौकरी करेगी और मैं इसकी नौकरानी बन जाऊंगी। यह सुनकर पूनम पहले तो हंसी और फिर बोली, अरे मम्मी, आपको पता भी है भाभी की नौकरी क्या है? अरे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसकी सैलरी सुनोगी तो होश उड़ जाएंगे आपके। बस ये समझ लो कि भाभी की सैलरी भैया से भी ज़्यादा तो होगी। फिर तो घर में नौकर भी लग जाएगा, तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसी कमाने वाली बहू भला किसको नहीं चाहिए? मैं तो कहती हूँ भाभी को रोको मत, क्योंकि भाभी नौकरी करेगी तो घर के दिन जल्दी बदल जाएंगे। यह सुनकर तो विमला देवी को तुरंत अपनी देवरानी के घर का ख्याल आया, जिसके घर का रिनोवेशन हुआ तो कितने ठाट से उसने घर में हवन पूजन रखा था और उसके घर को देखकर विमला देवी के होश उड़ गए थे। देवरानी का घमंड देखकर उन्होंने सोच लिया था कि अब मैं इससे भी बढ़िया घर बनाकर दिखाऊंगी। एक से एक पर्दे होंगे और फर्नीचर एकदम ब्रांडेड होगा। बहू के आने से फर्नीचर
तो ब्रांडेड आ गया, मगर पुराना घर उनके दिल में चुभता रहता था। पूनम की बातें सुनकर उनको अपनी उम्मीदें पूरी होती नजर आने लगी। उन्होंने तुरंत विक्रम को बुलाया और कहा, विक्रम एक बात बता, क्या बहू की तनख्वाह तुझसे भी ज्यादा होगी? यह बात सुनते ही विक्रम की आंखें चौड़ी हो गई और उसने तुरंत कहा, हाँ मम्मी, उसकी तनख्वाह मुझसे काफी ज्यादा होगी। पता नहीं आप ये बात समझती क्यों नहीं हो। फिर तो विमला देवी ने देरी नहीं की और छूटते ही कहा, फिर तो मैं बहू को नौकरी करने की इजाज़त दे सकती हूँ। लैपटॉप पर काम कर रही रति को यह सब कुछ याद आ रहा था। वो जानती थी कि विमला देवी ने उसकी नौकरी के लिए इजाज़त क्यों दी थी। उसके पीछे सिर्फ उनका लालच था, जिसे वह उसके सामने खुलकर नहीं कहती थी, मगर रति तो यह सब कुछ अपने कानों से सुन चुकी थी। नौकरी के बाद पहली तनख्वाह आने से पहले ही विमला देवी ने साफ कहा, बहू, हमारे यहाँ पहली तनख्वाह भगवान के चरणों में रखी जाती है, उसके बाद ही कुछ खर्चा किया जाता है। रति ने भी पूरी तनख्वाह लिफाफे में रखकर घर के पूजा घर में रखी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद विमला देवी ने उठाते हुए कहा, बहू, ये पैसे मैं अपने पास रख रही हूँ और अब से हर महीने मेरे हाथ में ही देना, जो खर्चा होगा मांग लेना। यह बात सुनकर तो रति को जैसे मिर्ची लग गई और उसने तुरंत कहा, मम्मी जी, मैं सारे महीने मेहनत करती हूँ तो इस बात के लिए नहीं कि मुझे एक एक पैसे किसी और से मांगने पड़े। आपको कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लीजिएगा। इस बात पर तो विमला देवी उसको देखती ही रह गई और विक्रम के आते ही उससे रति की शिकायत करने लगी। तो विक्रम ने कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, पैसे तो उसके पास ही रहेंगे और वह भी ज़्यादा खर्च नहीं करती है, इतना कमा रही है, इसीलिए हम उससे बहस नहीं कर सकते। इस बात पर विमला देवी ने गुस्से में कहा, अरे यह नौकरी भी तो मेरी बदौलत है, मैंने ही तो इजाज़त दी थी, वरना नौकरी नहीं होती। अरे मुझे इस घर को बदलवाना है, देखा नहीं तेरी चाची ने जब से घर का रिनोवेशन करवाया तो कितना कड़कर बात करती है। अपने कमरे में बैठी रति ने यह सुन लिया। वह हैरान हो गई कि क्या सब कुछ मेरी तनख्वाह के बदौलत ही होगा, मगर वह चुप रही। अब नौकरी को 3 महीने होने को आ रहे थे और दूसरी तनख्वाह का वक्त भी हो रहा था। आज घर में पार्सल आया तो हंगामा हो गया। तभी बाहर से विक्रम अंदर आया और बोला, देखो रति, आज तो हो गया, मगर आगे से मुझसे बिना पूछे अपने घर कुछ नहीं भेजोगी। विक्रम विक्रम की बात सुनकर उसका चेहरा दिखने लगी, मगर रति ने इस बात का कोई प्रतिकार नहीं किया और लैपटॉप में आंखें गड़ाई रही। दिन बीत रहे थे और विमला देवी ने घर में रिनोवेशन का काम शुरू करवा दिया। अपनी बेटी के पूनम के साथ तरह तरह की शॉपिंग करती रही, कभी महंगे पर्दे तो कभी घर के लिए डिज़ाइनर लाइट्स और लैंप। घर का हर सामान बदला जा रहा था। रति काफ़ी पैसे दे चुकी थी, लेकिन विमला देवी के खर्चे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बल्कि जब रति ने पैसे देना बंद किया तो विमला देवी उसे सुना सुना कर बार बार एसी के लिए विक्रम से पैसे मांग रही थी। विक्रम ने रति से कहा, अरे रति, तुम देख तो रही हो ना कि माँ को पैसे की ज़रूरत है, घर में काम चल रहा और कितना सामान आना है। यह सुनते ही रति ने गुस्से में कहा, मम्मी जी के खर्चे तो रुक ही नहीं रहे विक्रम, और घर में देने का फर्ज तो तुम्हारा भी है ना। विक्रम तुरंत बोला, अरे घर के खर्चे मैं ही तो उठाता हूँ, सारे बिल और किचन सब मैं ही तो करता हूँ। तो रति ने साफ कहा, देखो अभी मेरे पास नहीं है और मम्मी जी को इतना खर्च करने से रोको तुम। रति तो कहकर चली गई, लेकिन विमला देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हमें नहीं देगी तो किसको देगी? अगर ज़्यादा हुआ मैं इसकी नौकरी छुड़वा दूंगी। विमला देवी की आवाज़ रति के कानों तक पहुंच गई थी और वह गुस्से में मुट्ठी भींच कर खड़ी थी। वह गुस्से से बड़बड़ा रही थी, मेरी नौकरी छुड़ाएंगी? चलो मैं भी देखती हूँ ऐसा होता है या नहीं। अब घर का तनाव बढ़ता ही जा रहा था। ऑफिस से आने पर रति सीधी कमरे में चली जाती थी। सबके साथ बैठना तो उसने बंद ही कर दिया था। विक्रम पूछता भी तो सीधे जवाब ही नहीं देती थी। रविवार के दिन घर की बेल बजी तो रति तुरंत बाहर आई। विमला देवी भी बाहर आ चुकी थी और उनकी नज़र दरवाजे पर थी। तभी बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। 2 लड़के उतरे और एक चमचमाता हुआ स्प्लिट एसी उतार कर अंदर लाने लगे। रति की सास विमला देवी ने जैसे ही एसी देखा तो उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। अरे बहू देख, मेरे विक्रम ने मेरे लिए एसी भिजवाया है। मेरा बेटा ही तो मुझको चाहता है, उसको पता है कि मुझे एसी की कितनी ज़रूरत है। आखिर बेटे को ही माँ का ख्याल आया। बहू कहाँ समझेगी भला इस बात को, जिसको हर वक्त अपने घर की पड़ी रहती हो। लेकिन विमला देवी तब चौंक गई
जब रति ने लड़कों से एसी अपने कमरे में रखवाने के लिए कहा। विमला देवी तुरंत बोली, अरे अपने कमरे में क्यों रखवा रही है? तो रति ने तुरंत कहा, क्योंकि मम्मी जी वो एसी हमारे घर के लिए नहीं है। मेरे मम्मी पापा की शादी की सालगिरह आ रही है और उनके कमरे में एसी नहीं है, तो सोचा एसी से अच्छा क्या गिफ्ट होगा। दरअसल मेरे पापा का बीपी हाई रहता है, तो डॉक्टर ने उन्हें गर्मी से बचने को कहा है। यह सुनते ही विमला देवी का चेहरा लाल सुर्ख हो गया और वह गुस्से में उबलकर बोली, और ऐसा करके तू जो मेरा बीपी हाई कर रही है उसका क्या? तुझे तो बस अपने माँ बाप की फिक्र रहती है। उसकी उनकी बातें सुनकर भी रति हाथ बांधकर खड़ी हुई चुपचाप देखती रही और उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो विमला देवी ने तुरंत अपने बेटे विक्रम को फोन घुमाया। शाम को विक्रम जब घर लौटा तो घर का तापमान बाहर की गर्मी से भी ज्यादा गर्म था। विमला देवी तो पहले ही अपना काम कर चुकी थी और उसका नतीजा यह था कि विक्रम ने आते ही रति पर चिल्लाना शुरू कर दिया। रति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने घर वालों के लिए एसी खरीदने की? इसकी जरूरत मेरी माँ को थी और कितने दिन से घर में बात चल रही थी, मगर तुमने मेरी माँ को देने की बजाय अपने बाप के लिए एसी खरीद लिया। कमाती हो तो क्या पैसे पानी की तरह बहाओगी? बल्कि शर्म आनी चाहिए तुम्हारे बाप को मुफ्त का एसी लेते हुए। अब तो रति ने भी तुरंत चिल्लाकर कहा, विक्रम, मैंने पिछले हफ्ते ही कहा था कि मम्मी पापा की शादी की सालगिरह आ रही है और ये मेरे खुद के कमाए हुए पैसे हैं। इन्हें खर्च करने की मुझे पूरी आज़ादी है। मैं गुलाम नहीं हूँ तुम्हारी। जब हर महीने तुम अपनी मम्मी के अकाउंट में पैसे डालते हो या दीदी को महंगे गिफ्ट देते हो, तो क्या मैं कभी सवाल करती हूँ? और शर्म तो तुम्हारी माँ को आनी चाहिए, जो उनका हर चीज़ मुझसे ही चाहिए होती है। अरे मेरे माँ बाप ने खर्चा किया है मुझ पर, पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया कि मैं आज इतना अच्छा कमा रही हूँ। विक्रम ने बात काटते हुए कहा, बकवास मत करो रति। शादी के बाद ससुराल का ही हक होता है, किसी और का नहीं। और मैं अपने परिवार के लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा? फिर तो विमला देवी ने भी बहती गंगा में हाथ धोया। और नहीं तो क्या, लड़की जब ब्याह कर आती है तो उसका मायके पर कोई हक नहीं होता। वहाँ तो भाई भैया भाभी का राज है। तुम यहाँ का खाती हो और यहाँ रहती हो, तो पहले हक यहाँ का है। यह सब सुनकर अब रति की हिम्मत जवाब दे रही थी, क्योंकि उसके भाई की कमाई कुछ ज़्यादा नहीं थी और रति जब भी अपने मम्मी पापा के लिए एक साड़ी या छोटी मोटी दवाइयाँ भी भेजती तो ससुराल में महाभारत चढ़ जाती थी। तानों और मानसिक प्रताड़ना का यह दौर उसकी नौकरी के करने के बाद से ही चल रहा था। रति चुप रह जाती थी, लेकिन इस बार पानी सिर से ऊपर जा चुका था। उस समय रति चुपचाप अपने कमरे में चली गई, लेकिन घर के माहौल में जहर सा घुल चुका था। शाम के समय विक्रम और विमला देवी आराम से चाय पी रहे थे, तभी घर के सामने फिर से एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। इस बार गाड़ी से 2 नहीं बल्कि 4 लोग उतरे। वे घर के अंदर आए और बिना कुछ बोले लिविंग रूम का सोफा, फ्रिज और यहाँ तक कि विक्रम के कमरे का एसी भी खोलकर पैक करने लगे। यह देखकर विमला देवी और विक्रम के होश उड़ गए, क्योंकि रति ही उन लोगों को ऐसा करने के लिए कह रही थी। विक्रम चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है? तुम लोग हमारे घर का सामान क्यों निकाल रहे हो? सामान ले जा रहे एक शख्स ने एक पेपर दिखाया। सर, यह सारा सामान मैडम ने किस्तों पर लिया था और अब उन्होंने बुकिंग कैंसिल कर दी है। उन्होंने ये सारा सामान वापस ले जाने का ऑर्डर दिया है। तभी रति हाथ में एक फाइल और अपना सूटकेस लेकर बाहर आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। विक्रम ने गुस्से में रति का हाथ पकड़ा और कहा, रति, ये क्या तमाशा है? तुम पागल हो गई हो क्या? घर का सामान क्यों वापस कर रही हो? तो रति ने अपना हाथ झटके से छुड़ाया और शांति से कहा, तमाशा मैं नहीं विक्रम, तुम और मम्मी जी कर रहे थे। जब से इस घर में आई हूँ तभी से मुझे ये एहसास कराया जा रहा है कि इस घर में रहने और खाने के बदले मुझे अपने मायके को भूल जाना पड़ेगा। मुझे जताया जाता है कि जैसे मैं तुम लोगों की गुलाम हूँ और तुम जो कहोगे मुझे वही करना पड़ेगा। मम्मी जी ने कहा था कि जहाँ का खाओ हक पहले वहीं का होता है। रति ने फाइल विक्रम के हाथ में थमाई और सख्त आवाज में बोली, यह इस घर के रिनोवेशन पर खर्च हुए पैसे के हिसाब और सारे सामान के बिल है। इस घर का 60% खर्च मेरी सैलरी से चलता है। जो एसी तुम कल तक चला रहे थे उसकी किस्तें मैं भरती हूँ। जिस सोफे पर बैठकर माँ जी मेरे मायके की बुराई करती है ना, वो मेरे मायके के पैसों का है। अगर मायके में मेरा कोई हक नहीं है क्योंकि मैं वहाँ नहीं रहती, तो इस घर पर भी तुम्हारा हक कोई अकेले का नहीं है, क्योंकि यहाँ का आधा खर्च तो मैं ही उठाती हूँ। यह सुनकर तो विमला देवी की घिघी बन गई और विक्रम भी हक्का बक्का खड़ा देखता रह गया। रति ने आगे कहा, विक्रम, मैंने शहर के पॉश इलाके में एक नया फ्लैट बुक किया है। उसकी डाउन पेमेंट भी मेरी सेविंग से हुई है। मैंने अपनी मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया है, वे मेरे साथ उसी नए घर में रहेंगे।
जिन माता पिता ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज मैं लाखों कमा सकूं, उन्हें तुम्हारी छोटी सोच की गर्मी में मरने के लिए मैं नहीं छोड़ सकती। मेरे भाई की आमदनी ज़्यादा नहीं है और इसीलिए मैं अपने माता पिता के बारे में सोचती हूँ। तो क्या गलत करती हूँ? तुम्हें भी हक है तुम्हारी माँ के बारे में सोचने का, मगर अफसोस कि तुमने इसकी जिम्मेदारी तो मुझ पर डाल दी। विक्रम ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, रति, मतलब तुम ससुराल छोड़कर जा रही हो? अरे, अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ। तभी विमला देवी बोली, यह सब इसकी नौकरी की अकड़ है। याद रख बहू, यह नौकरी करने की इजाजत तुझे मैंने ही दी थी, तो इस पर हक भी हमारा है। फिर तो रति एक पल के लिए मुस्कुराई, जिसने विक्रम और विमला देवी के दिल पर तेजाब सा डाल दिया। रति ने दोनों हाथ बांधकर कहा, मम्मी जी, इसीलिए तो जा रही हूँ क्योंकि आपका मेरी नौकरी पर कोई हक नहीं है। क्या आपने मेरी पढ़ाई पर 1 रुपया भी खर्च किया है? मैं तो आपके लिए भी खर्च करने में पीछे नहीं रही, मगर आप बात मुझे रोकने की है। अपने माँ बाप के लिए कुछ करना जुर्म नहीं होता, मगर आप लोगों को तो अपना लालच प्यारा है और समाज की चिंता तुम करो विक्रम। रही बात इस घर के खर्च की, तो अब अपनी पूरी सैलरी इसमें लगा देना। शायद तब तुम्हें एहसास होगा कि कामकाजी पत्नी का तुम्हारे जीवन में क्या योगदान था। माँ जी, अपने बेटे से कहिएगा कि अब आपके कमरे में नया एसी लगवा दे अपने पैसों से। किसी भी रिश्ते की डोर को अगर ज़्यादा खींचोगे तो वो एक दिन टूट जाएगी, और आज जो भी हो रहा है वो उस डोर को खींचने का ही नतीजा है। इतना कहकर रति ने अपना सूटकेस उठाया, किसी की परवाह किए बिना वह घर से बाहर निकल गई और पीछे ड्राइंग रूम में विमला देवी और विक्रम अपने घर का सामान बाहर जाता हुआ देख रहे थे। खाली हो चुके घर और अपने ढह चुके अहंकार के मलबे के बीच अब दोनों पसीने पसीने हो रहे थे। उनके होश ठिकाने आ चुके थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अपनी जिन उम्मीदों को बहू की कमाई से पूरा करने चली थी, वह कमाई उनसे काफ़ी दूर चली गई थी। रति के जाने के बाद ही दोनों को गलती का एहसास हो गया था और दोनों ने उसको वापस बुलाने की काफ़ी कोशिश की, मगर रति ने साफ कह दिया कि लालची लोगों के बीच रहने का उसका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वह जीवन भर उनके लालच को पूरा नहीं कर पाएगी।